जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एक रिकैप कर लेते हैं। नेशनल इनकम होता क्या है? टोटल इनकम ऑफ द नेशन। ठीक है, अगर रियल टर्म्स की बात करें तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो बहुत सिंपल हो गया। इन रियल टर्म्स इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। नेशनल इनकम को मेजर तीन तरीके से किया जाता है। आउटपुट मेथड, जिसके अंदर दो अप्रोचेस है, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, तो वो डिफिकल्टीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज which is also known as conceptual difficulties. The second B part is practical difficulties which is also known as statistical difficulties. तो पहले हम देखते हैं theoretical difficulties. Theoretical difficulties में होता है ये confusion create होता है कि क्या हमें वो इनकम को नेशनल इनकम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले है ट्रांसफर पेमेंट्स। इंडिविजुअल गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, but whether this transfer payment should be included in national income or not is a major problem. क्यों ऐसा? क्योंकि on the one hand they are a part of individual income, okay, and on the other hand they are a part of government expenditure. मतलब गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, इंडिविजुअल के लिए इनकम है। इट इज merely a transfer, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए दिस ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिंपल ट्रांसफर पेमेंट। सेकेंड डिफिकल्टी है इलीगल इनकम। बहुत सिंपल है, नेशनल इनकम में हम इलीगल ओनली लीगल इनकम्स को कंसिडर कर सकते हैं। इलीगल इनकम्स को, तो इलीगल इनकम्स लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेट, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द national income. Third point is unpaid services. For the purpose of calculating national income, only paid goods and services are considered. Only paid goods and services are considered. However, there are a number of unpaid services which are not accounted for in the calculation of national income. जैसे for example services of housewives and the services provided out of love, affection, mercy, sympathy, charity, etc. are not included in national income. तो ये पॉइंट में यही याद रखना है, ओनली पेड सर्विसेज को नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। अनपेड सर्विसेज का कोई रिवॉर्ड नहीं होता, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, उनको इन रिटर्न कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो वैल्यू ही नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है, तो नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं हो पाता। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। द प्रोडक्ट्स kept for self consumption by the farmers and other producers do not enter the market, hence it is not accounted for in the national income. इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स या फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वो लोग जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर वो मार्केट में एंटर नहीं होता, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, इसलिए उसका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाता। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इनका क्या कहना है, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production. So इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोनी कॉर्पोरेशन, ठीक है, जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं, तो एज पर IMF वो कहते हैं कि इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सोनी ने बनाए हैं वो इंडियन नेशनल इनकम में कंसिडर होना चाहिए। बहुत सिंपल पॉइंट है, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म। The next one is valuation of government services. The government provides a number of public services such as law and order, defense, public administration, education, health services, etc. The calculation of the services at market price is difficult as the real value of these services is not known.
देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। बहुत सिंपल सा है, गवर्नमेंट अपने पब्लिक के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सर्विसेज का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनके अगेंस्ट में कोई सब्सिट्यूट प्रोवाइडर है ही नहीं, तो उनका मार्केट वैल्यू, रियल टर्म, रियल वैल्यू मार्केट से निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है कि कितना वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। 7th वन, changing price level. Difficulties in calculating national income also arise due to changes in price levels. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस, बेसिकली इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जब महंगाई बढ़ जाती है तो नेशनल इनकम में शो एन इंक्रीज इवन दो द प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज्ड, ओके, एंड वाइस वर्सा। ऑल्सो व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, ठीक है, द नेशनल इनकम में शो डिक्रीज, नेशनल इनकम डिक्रीज हो रहा है इवन दो देयर में बी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्राइस है 10 एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 100, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा 1000, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से वही सेम चीज, सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 12 रुपीज, लेकिन प्रोडक्शन फॉल हो गया, ठीक है, पहले 100 था, अब फॉल होके 90 हो गया, सो इस वजह से फॉल हो गया, ठीक है, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से टोटल मार्केट वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ फॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्शन फॉल हो रहा है तो वैल्यू भी कम होना चाहिए, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ प्राइस लेवल विच हैज इंक्रीज टू 12, फ्रॉम 10 to 12, सो मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 to 1080, ठीक है। नेक्स्ट वाइस वर्सा में वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद आपका जो मार्केट वैल्यू है वो फॉल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल। देख सकते हैं हम, तो पहले 10 रुपीज था, 10 रुपीज से अब 8 रुपीज हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू गिर गया, सो दिस इज ड्यू टू प्राइस लेवल, ठीक है। सो चेंजिंग प्राइस लेवल की वजह से होता है ये, ठीक है। सो हमने अभी 7 पॉइंट्स थियोरेटिकल डिफिकल्टीज या फिर कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज के कवर किए। अभी हमें देखना है सेकंड पार्ट, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर डेटा, मतलब जो डेटा है, नंबर्स पुल आउट करने में ही डिफिकल्टी आती है, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस नंबर ऑफ डिफिकल्टीज अराइज इन द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। वहां से डेटा पुल अप करना, मतलब वहां से इंफॉर्मेशन निकालना ही बहुत टफ है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सम ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर, सो कुछ एग्जाम उन्होंने दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है डबल काउंटिंग, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें क्या बताया उन्होंने, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑफ डबल काउंटिंग, इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। सो पहले समझ लेते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन खरीदता है, रीसेलर या फिर प्रोड्यूसर। वो क्या करेगा, वो सामान खरीदेगा एंड उस सामान को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करेगा। तो जब वो सामान, तो जो प्रोड्यूसर है या फिर रिटेलर है या फिर होलसेलर, ये लोग सामान खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, गेटिंग, बिकॉज दे विल कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन वही जगह पे कोई हाउस होल्ड, ठीक है, एंड यूजर, कंज्यूमर, वो खरीदेगा, तो उसको हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट। सो एग्जाम्पल दिया इन्होंने, फ्लावर यूज्ड बाय अ बेकरी इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको सेल कर रहा है, तो उससे वो अर्न करेगा। लेकिन वही जगह पे अगर हाउस होल्ड, कंज्यूमर ने खरीदा, तो वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेगा, वो उसको रीसेल नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई द सेम फ्लावर कैन बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। वो डिपेंड करता है कि कौन उसको खरीद रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी डिस्टिंग्विश करने में, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मतलब है ना,
अगर हमने मिस कर दिया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया तो हमारा नेशनल इनकम ज्यादा दिखेगा. सो दिस इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी. सेकेंड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर. एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब क्या? मतलब बार्टर ट्रांजैक्शंस बेसिकली, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, बार्टर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जा रहा है. तो इंडिया में, इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज, देयर एग्जिस्ट अ नॉन मोनेटाइज सेक्टर. मतलब वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स में. एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे फार्मिंग करना, छोटे लेवल पे खेती करना. ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े लैंड्स नहीं होते, ज्यादातर फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, तो वो खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर. सो मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिकली बार्टर ट्रांजैक्शन हो रहा है. तो जब बार्टर ट्रांजैक्शन होगा सो वहां से डेटा पुल अप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो इट इज एक्सक्लूडेड, वो पार्ट को एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द नेशनल इनकम. तो सेकेंड डिफिकल्टी देख लिया हमने. थर्ड डिफिकल्टी देखते हैं, इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. सो इससे नाम से समझ में आता है कि पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, और जो भी जानकारी मिली है उस पर हम पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते. सो एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप्स, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, इन अ डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते. इसके साथ साथ बिसाइड दिस डेटा ऑन अर्नड इनकम्स मतलब क्या? पैसिव इनकम. पैसिव इनकम मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे जो बिजनेस इनकम होगी वो अर्न इनकम है. मैं वो, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ और वहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहां से जो पैसा मिल रहा है वो अर्नड इनकम होता है. लेकिन मैंने जो पैसा बैंक में या फिर कहीं पर इन्वेस्ट किया और वहां से मुझे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको मैं कहूंगा अर्नड इनकम्स. पैसे के ऊपर पैसा बन रहा है या फिर कोई ऐसे एक्टिविटी से पैसा आ रहा है जिसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की है. कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस आर नॉट अवेलेबल. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है. तो इस वजह से हमें एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम जो होता है वो पता नहीं चल पाता. ठीक है, सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन का मतलब पता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. ठीक है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इस वजह से उनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है. ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, मतलब कितना परसेंटेज लेना चाहिए. हमने सीखा है 11th एंड 12th में, जो है ना 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और भी मेथड्स है, बट उसकी जो परसेंटेज है उसका कोई स्टैंडर्ड रेट है ही नहीं, यूनिफॉर्म रेट नहीं है. बिजनेस टू बिजनेस सभी अलग अलग रेट्स फॉलो करते हैं, 10%, 15%, 20%, कुछ भी. सो देयर आर नो यूनिफॉर्म, कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, जो हम कैपिटल एसेट से कम करते जाते हैं. इस वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेक द करेक्ट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन. फिफ्थ वन इज कैपिटल गेन्स और लॉसेस. कैपिटल गेन्स और लॉसेस, तो इसमें सबसे पहले ये समझना है कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉस कब होता है. इट बिलोंग्स टू मोर देन 1 ईयर. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं होता. कैपिटल गेन एक साल की वजह से, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो विच विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर, या फिर कैपिटल लॉस जो भी हुआ है वो भी बिकॉज ऑफ मोर देन 1 ईयर होगा. ठीक है, सो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इट इज कैलकुलेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर, बट दिस कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस डज नॉट बिलोंग टू दैट स्पेसिफिक, इट बिलोंग्स टू मोर देन दैट 1 ईयर. एक साल से ज्यादा को बिलोंग करता है, इसलिए कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉस को हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते. सो कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉस विच अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर्स by increase or decrease in the market value of their capital assets or changes in the demand are not included in the national income because these changes do not result from current economic activities. Particular year को belong नहीं करता. Let's say आपने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है, मशीन्स खरीदे 1 लाख के,
और वो मशीन्स आफ्टर 5 years जब आप सेल करने चाह रहे हो तो आपने उसको सेल किया 20,000 में. सो ये जो डिफरेंस आ रहा है, दिस बिलोंग्स टू 5 years. तो एवरी ईयर आपने क्या किया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो कैपिटल लॉस जो है आपका, है ना, वो कोई एक ईयर की वजह से नहीं मिला है आपको. दैट हैज बिकॉज ड्यू टू 5 years. वो है ना, 5 सालों तक आपने उसको यूज किया, ठीक है, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है, तो इसलिए कैपिटल गेन्स एंड कैपिटल लॉस को नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं कर पाते. 6th point is illiteracy and ignorance, lack of knowledge, basically lack of knowledge. So due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account of their production. ठीक है, lack of knowledge की वजह से, बिकॉज उनको पता नहीं है कैसे मेंटेन करना है इन्वेंट्रीज को, कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है. सो उनको पता नहीं होता कि उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है, पूरे साल भर में कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया. सो जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो उनको नहीं मालूम होता कि उनके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है या फिर पूरे साल भर में उन्होंने कितने प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो भी निकाल नहीं पाते हैं, और देयर वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट. ठीक है, एस्टिमेशन पे काम करते हैं, अंदाजा पे. सो उसके बाद 7th पॉइंट है डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. सो इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया उन्होंने. इन इंडिया द वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बताया, फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर. बेसिकली वो बोल रहे हैं कि पूरे साल भर जो फार्मर्स होते हैं पूरे साल भर खेती नहीं करते हैं, ऑफ सीजन में वो दूसरा काम करते हैं. ठीक है, सो दे एंगेज देमसेल्फ इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, दूसरा काम करते हैं. इन सच अ केस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम. ठीक है, सो एग्रीकल्चर इनकम कितना है, दूसरे काम से कितना पैसा आया, वो कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. The 8th point is valuation of inventories. Inventories सबसे पहले क्या होता है वो समझना है. Raw materials, intermediate goods, semi-finished goods and finished product in the stock of the producers are known as inventories. Inventories basically खाली final goods नहीं है. Inventories में क्या क्या आ जाएगा, raw material आएगा, intermediate goods आएगा, semi-finished goods आएगा and finished product आ जाएगा. ठीक है, तो ये सब inventories है. अब इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई गलती हो गई ना, सो ऑटोमेटिकली उसका जो फाइनल प्राइस है उसको, उसकी जो वैल्यूएशन निकालने में भी गलती ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसका जो फिगर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा. ठीक है, सो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश प्रोडक्ट इन द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंट्रीज. एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री will distort the value of final production of the producer. Therefore, valuation of inventories requires careful assessment. Careful assessment. Okay. So, thank you for watching.